दिया मुंबई की ज्ञान सभा में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान सभा के अंतर्गत आज के संस्करण संवाद में हमारे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो हमारे साथ बात करेंगे 21वीं सदी के भारत विषय के ऊपर या इंडिया इन 21st सेंचुरी। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति हैं। आपने लंदन से MRCP किया और लंदन में ही एज ए साइकेट्रिस्ट आपने कार्य किया और वर्ष 2010 में आप भारत आ गए और तब से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति के पद पर रहते हुए परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को पूरा कर रहे हैं। आप देश और विदेश में कई कमिटीज़ के मेंबर हैं और वर्ष 2016 में जब योग को वैश्विक धरोहर घोषित किया गया तो इथियोपिया में आपने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अतिरिक्त देश और विदेश की कई यूनिवर्सिटीज़ और संस्थानों में आपने लेक्चर्स दिए हैं और भैया का सबसे बड़ा जो परिचय है वो परम पूज्य गुरुदेव के एक नैष्ठिक शिष्य के रूप में है। और इस विषय पर भैया से हम आज की जो चर्चा है उसको प्रारंभ करते हैं। भैया, पहला प्रश्न है कि भारत को आज़ाद हुए अब लगभग 73 वर्ष हो चुके हैं, तो इस दौरान हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है, हम काफ़ी आगे आए हैं। तो एज ए नेशन, एक राष्ट्र के तौर पे हमारे क्या अचीवमेंट्स कहे जा सकते हैं? प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो 73 साल का भारत का इतिहास है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इस अवधि में हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अकम्पलिशमेंट क्या देखते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि एक राष्ट्र के नाते, देश के नाते क्या भारत की हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग 3 तरह से दे सकते हैं। पहला तो ये समझने की आवश्यकता है कि भारत के ओवरऑल अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं। एक लंबा इतिहास भारत का रहा है, शायद विश्व की सबसे प्राचीनतम और विश्व की सबसे ज़्यादा गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति हम लोग भारत की कह सकते हैं। तो पहले तो इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें कि भारत ने पूरे विश्व को दिया क्या है, क्योंकि भारत ने सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद दिया ऐसा ज़रूरी नहीं है, इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत कुछ दिया है। और जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो मुझे एक कहानी याद आती है, बल्कि घटनाक्रम याद आता है। 15 जनवरी 1897 का है। विवेकानंद भारत को लौटे, उस समय में सीलोन जो श्रीलंका कहलाता है भारत का हिस्सा हुआ करता था। और जो विवेकानंद की ख्याति थी वो पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। हर कोई जानता था विवेकानंद को। एक मन में बड़ा गहरा और प्रबल भाव लोगों के मन में था कि एक बार विवेकानंद को नज़दीक से देख लें। तो उनका जहाज़ आकर के रुका, कोलंबो पहुँचे 15 जनवरी 1897। और जैसे ही जहाज़ पहुँचा तो पूरा का पूरा शहर विवेकानंद को देखने के लिए उमड़ पड़ा। कुछ ही घंटे के लिए रुकना था, फिर उनको चेन्नई के लिए निकलना था जहाज़ को। तो पूरा का पूरा शहर आ गया। हर व्यक्ति चाहता था कि एक बार विवेकानंद को देख लें। तो जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे, द चेयरपर्सन हु वाज हेडिंग द कमिटी, उनने उनका स्वागत किया। करने के बाद देन ही आस्क्ड ए क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि एक स्वामी जी आपसे प्रश्न करना है, अनुमति हो तो पूछें। उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न ये है कि आप 5 साल तक विदेश में रहे, 1892 टू 1897 ही वॉज अब्रॉड, और नॉट ओनली इन US बट ही वॉज ऑल्सो इन UK, ही वॉज ऑल्सो इन यूरोपियन कंट्रीज, ही वॉज एवरीवेयर। तो उन्होंने कहा 5 वर्ष तक भारत से दूर थे, बाहर थे, और आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को तो मिला। वहाँ के लोगों ने तो ज्ञान सीखा, वेदांत सीखा, सांख्य सीखा, आपके मुंह से योग सूत्रों को सुना, गीता को सुना, न जाने क्या क्या सुना। बोले आपकी उपस्थिति का लाभ उनको हुआ, पर आपको क्या हुआ? हाउ डिड दिस बेनिफिट यू? स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया उसका। उन्होंने कहा कि प्रश्न आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और सही बात यह है, वो बोले कि आपके प्रश्न के गांभीर्य को, सिंसियरिटी को मैं भारत से दूर रह कर के ही समझ पाया हूँ। बोले इतने वर्षों तक मैं भारत से दूर रहा तो मैं इस बात को महसूस कर सका कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मान लेता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। द थिंग्स दैट आई यूज्ड टू बिलीव जस्ट आउट ऑफ सिंसियर इमोशंस, नाउ आई बिलीव देम विद प्रूफ। बोले मैं भारत छोड़ करके नहीं गया था तो हर कोई कहता था कि भारत देवभूमि है, अवतारों की भूमि है, सब लोग बोलते थे भारत माता की जय बोलो, मैं भी बोलता था, पर अपना विश्वास कुछ नहीं था। बोले इतने दिनों तक भारत से दूर रहा हूँ तो इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में भी कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर अपना कर्म फल पाने के लिए प्रत्येक आत्मा को आने के लिए विवश होना पड़ता है, और आए बिना उसका उद्धार संभव नहीं।
कल्पना करके देखें, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट लगता है, बहुत बड़ा है। अकेली धरती नहीं है, हजारों धरतियां हैं। अकेला ये पृथ्वी का लोक नहीं है, अनेकों लोक हैं। और वो कह रहे हैं कि सभी के अंदर जितनी आत्माएं हैं वो सारी की सारी यदि परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही हैं तो उनको एक बार भारत आना जरूरी है, हुए बिना उसका उद्धार संभव नहीं। इतनी बड़ी बात विवेकानंद ने कही। और उन्होंने कहा कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, करुणा का, त्याग का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का, आत्म साक्षात्कार का, आत्मज्ञान का सर्वाधिक विकास हुआ है तो बोले भारत का देश है। और जो बात उनने 124 ईयर्स से भी पहले कही वो आज की तारीख में भी तो उतनी ही सत्य है। हम एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि यदि भारत की धरती से योग न निकला होता, वेदांत न निकला होता, सांख्य न निकला होता, जीरो भारत ने न दिया होता, पाई भारत ने न दिया होता, ये जितने स्टेटिस्टिकल इक्वेशंस हैं वो भारत से न आए होते, आयुर्वेद भारत से न आया होता, नेविगेशन न आया होता, स्पाइसेस न आई होती, स्नेक और लैडर न आए होते और शतरंज न आया होता, तो ये विश्व जिस दृष्टि में हमको दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता क्या? भारत के जो अनुदान हैं वो तो असंख्य हैं। गुरुदेव ने एक बड़ी प्यारी पुस्तक लिखी और लगभग हर गायत्री परिवार के कार्यकर्ता ने तो देखी होगी। और मैं फिर भी उन भाइयों के लिए जो आज पहली बार इस स्मरण को पा रहे हैं कि वो भी गायत्री परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि मानता तो मैं यही हूँ कि वो सभी गायत्री परिवार का हिस्सा हैं, सिर्फ उनको याद आज के दिन आ रहा है। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पुस्तक का नाम है समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। यदि मिल सके तो आदमी के लिए पढ़ने लायक है, क्योंकि जो बात गुरुदेव ने उस किताब के अंदर कही वो अद्भुत है। और जो बात गुरुदेव ने स्पष्टता के साथ बताई कि पूरे विश्व में एक ही संस्कृति के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं भारत की संस्कृति के, वो बात भी स्पष्ट है। हम लोग जरा सोच करके देखें कि आज से 400-500 वर्ष पहले लगभग पूरे विश्व में तो बर्बरता का ही युग था, लोग मार रहे थे एक दूसरे को, इंसानियत खत्म सी थी। और इस देश में 2400 से ज़्यादा वर्ष पहले बुद्ध आकर के चले गए। महावीर ने इसी देश की धरती से तो करुणा का संदेश पूरे विश्व को दिया था। दधीची ने यहीं पर तो अपनी अस्थियों का त्याग किया और वज्र का निर्माण किया। इसी देश की धरती पर तो मुदगल आए और अपना शरीर जो है मानवता के लिए आहूत करके चले गए। अरुणी उद्दालक की कथा यहीं की है, तुकाराम की, नामदेव की कथा यहीं की है, एकनाथ की कथा यहीं की है। एक नहीं अनेकों लोग आए जिनने ये बात पूरे विश्व को बताई कि मानवता और इंसानियत, त्याग और करुणा इंसान के लिए परम धर्म बन जाते हैं। ये चिंतन इस देश की धरती से आया, ये भाव यहाँ की मिट्टी से गूंजा। एक ये चिंतन भारत ने दिया। फिर जब पूरा का पूरा विश्व जो है बेसिक एजुकेशन को पाने के लिए तड़प रहा था, तब भारत के यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी और फिर उसके बाद नवद्वीप, कांची, न जाने कितने विश्वविद्यालय तो बन करके बंद हो चुके थे। आप नालंदा का इतिहास उठा करके देखो, 30 से ज़्यादा कुलपति आकर के गए। 10,000 विद्यार्थियों के ऊपर एक कुलपति नियुक्त होते हैं और एक कुलपति का टर्म न जाने कितने वर्षों तक चलता है। कितने लाखों विद्यार्थी होंगे पूरे विश्व के जो वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए होंगे। बाकी के देश में लोग लिखना भी नहीं जानते थे, तब यहाँ शिक्षा जो है अपने चरम पर पहुँच चुकी थी। और जब हर जगह पर एक ही सत्य गुंजायमान था कि आप दूसरे देश के ऊपर जाओ और कब्जा करके आओ, चाहे मंगोल रहे हों, चाहे कोई रहे हों, चाहे सिकंदर हों, चाहे चंगेज़ खां हों और चाहे तैमूर लंग हों, इसी चिंतन को लेकर के तो भारत की धरती पर आए थे कि हमको कब्जा करना है और वहाँ पर आधिपत्य जमाना है। और भारत में राजाओं ने क्या सिखाया, चाहे वो अज रहे, रघु रहे, दिलीप रहे, चाहे वो इक्ष्वाकु रहे, चाहे सिद्धार्थ रहे, वर्धमान रहे, भर्तृहरि रहे, उनने कहा कि साहब राजसी वैभव एक तरफ है और मानवीय करुणा एक तरफ है। इंसान ने इंसानियत सीखी यदि कहीं से तो भारत की धरती पर से सीखी। आत्मवत् सर्वभूतेषु का चिंतन, अयम निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम, उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये चिंतन इस भारत की मिट्टी से गूंजा। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अकम्पलिशमेंट की दृष्टि से हो जाती है वो ये कि भारत का देने का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इस संस्कृति के हस्ताक्षर हमें सारी दुनिया में मिल जाते हैं। वो तक्षशिला जहाँ पर कलयुग के प्रथम शासक बने जन्मेजय, जिनका राज्याभिषेक तक्षशिला के विश्वविद्यालय के अंदर हुआ, जहाँ पर चरक ने कहानी लिखी, जहाँ पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जहाँ पर पातंजलि ने योग सूत्र लिखा, वो तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय आज भी तो, आज भले से हम उनको पाकिस्तान में गिनते हो पर कल तक तो भारत का हिस्सा थे। अफगढ़ों के नाम पर अफगानिस्तान बना, भारत का हिस्सा था। वो गांधार जहाँ से कांधार बन गया वो भी इसी भारत की भूमि का हिस्सा था। और जिस भारत का मैं बात कर रहा हूँ वो भारत संस्कृति का नाम है। एक
देश की रेखा का नाम नहीं है। देश की रेखाएं तो बनती बिगड़ती रहती है। आज़ादी के बाद से भारत की रेखा ही 4 बार बदल गई है, पर संस्कृतियों की रेखाएं नहीं होती। संस्कृति आदमी के हृदय पर राज करती है, और वो चिंतन भारत की मिट्टी से निकला जिस पर हर व्यक्ति को गर्व करने की आवश्यकता है। ऐसा मानवता का चिंतन, इंसानियत का चिंतन, दया, त्याग, करुणा, इन शाश्वत मूल्यों का चिंतन भारत की मिट्टी से एक नहीं अनेकों बार गूंजा। तो पहली जो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि भारत ने हमेशा दिया ही दिया है, लिया कब है। भारत के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब भारत किसी और के पास ये कहने के लिए गया हो कि साहब आपने हमारा ले लिया, आप दे दीजिए। मुझे स्मरण आता है, हम लोग इथियोपिया में थे, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज योग को घोषित किया गया, तो भारत सरकार ने कुछ लोगों की टीम भेजी थी, संयोगवश मैं भी उसमें एक था सदस्य के रूप में। तो इथियोपिया में हम लोग थे, और जब भारत की राजदूत ने अपना वहाँ पर रखा प्रस्ताव, रखने के बाद सब लोगों को अपने अपने विचार रखने थे, तो उसमें सबसे पहले फ़लस्तीन के राजदूत ने बोला। फ़िलिस्तीन के जो राजदूत थे और आर्मीनिया के राजदूत थे, उनने कहा कि साहब इस पर तो बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो बोले कि योग भारत की ओर से विश्व को गिफ्ट है, हम लोगों को तो भारत को धन्यवाद देना चाहिए, इसका रिकॉग्निशन बाद में देना चाहिए। बोले चाहे तो वापस ले सकते हैं, पूरे विश्व में योग गूंज रहा है, और चाहे तो भारत कह सकता है कि साहब हमें अब और योग देने की आवश्यकता नहीं है। भारत कहे कि साहब हम नहीं देते, आपने हमारे ज्ञान के ऊपर आधिपत्य कर लिया है, तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो जो खूबसूरती है वो ये, सबसे पहली बात कि भारत ने सदा से दिया है, लेने का चिंतन भारत के अंदर नहीं आया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इन 73 साल के इतिहास में भारत का ऐसा कौन सा अकम्पलिशमेंट है जिसको कि हम लोग महत्वपूर्ण मानेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर इस दृष्टि से हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि आज़ादी के समय में हम लोग कहाँ पर खड़े थे और आज कहाँ पर खड़े हैं। आज़ादी के समय में हम लोग कल्पना करके देखें तो भारत की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट, वो सिर्फ 12% थी, और आज की तारीख में 74.4% है। करीब 5 से ज़्यादा गुना हम लोग बढ़ चुके हैं। उस समय में भारत का जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था, जो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से इनहेरिट किया था, उसमें पूरा का पूरा देश बुरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था। हमारे साथ जो अन्य देश आज़ाद हुए, भारत और पाकिस्तान एक दिन के अंतराल में आज़ाद हुए, फिर हमारे ही बाद में सीलोन आज़ाद हुआ, बर्मा आज़ाद हुआ 1947-48 में, और इंडोनेशिया भी 48 में आज़ाद हुआ, फिर वियतनाम है, फिलीपींस हैं, एशिया के जो अन्य देश हैं 45-46 में आज़ाद हुए। उन देशों से हम लोग कंपेयर करके देखें कि उनकी उस समय की साक्षरता दर क्या थी, हमारी अब क्या है। हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के आ गए। फिर जो भारत का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था, और मैं किसी भारत के हिस्टोरियन की बात नहीं करता, यदि हम लोग किसी कैम्ब्रिज के हिस्टोरियन को उठा करके देखें, एडम गिब्बन्स की यदि स्टोरी को हम लोग देखें, तो एडम ने यही तो कहा, एंगस गिब्सन ने यही तो कहा कि साहब 17th सेंचुरी में भारत की इकोनॉमी जो थी वो विश्व की इकोनॉमी का 25% थी, 24.6% थी, एंड दैट वाज रिड्यूस्ड टू 3.8% अंडर द ब्रिटिश रूल। तो हम लोगों के हाथ से सब कुछ छीन लिया गया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में भारत दुनिया का सबसे गरीब देश था, और आज हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की 6ठे नंबर की इकोनॉमी भारत है। तो यदि हम लोग कंपेयर करके देखें तो भारत के जो अचीवमेंट्स हैं, अकम्पलिशमेंट हैं, हम लोग महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक रात में नहीं घटते, पर वो अपने आप में हमारे को एक बहुत बड़ी गौरव गाथा दे करके जाते हैं। जिस स्थान पर भारत 1947 में खड़ा था, वहाँ से आज भारत कई गुना आगे आ गया है, और बहुत बेहतरी के साथ आगे आया है, और इस तरह से आगे आया है कि भारत की यात्रा पर हर भारतीय को गौरव करने की आवश्यकता है। किन चीज़ों को हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट मान सकते हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट में हमारी एकता को मानूंगा। आप कल्पना करके देखिए कि भारत के अंदर 22 जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर, सम पीपल कॉल इट 26। 22 हम लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और यूरोप अकेले के अंदर जिसमें 44 देश हैं, उस यूरोप के अंदर 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो सिर्फ 2 लैंग्वेज ज़्यादा है। इतना बड़ा देश भारत देश, इसमें 22 लैंग्वेज हैं, और कितने डायलैक्ट हैं? 19,500 डायलैक्ट्स हैं। 19,500 किसको बोलते हैं? और जो डॉक्यूमेंटेड कल्चर है उनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो जाती है। इतना ज़्यादा विविधता वाला देश
आज तक ऐसा नहीं हुआ इस देश के अंदर कि यहाँ पर हम लोग धर्म के कारण, यहाँ पर हम लोग भाषा के कारण, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ रिलीजन, हमने कभी जरा सा भी हम लोग टूटे हों, जरा सा भी बिखरे हों। इंडिपेंडेंस के बाद की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चाहे भले से ऐसे प्रयत्न उठे हों, पर ऐसा हो नहीं पाया। भारत की जो अखंडता है अक्षुण्ण रही, भारत की जो एकता है वो बरकरार रही। सबसे बड़ी खूबसूरती मैं इसी को मानता हूँ। आप कल्पना करके देखो, भारत के 3 जो है नेशनल एंथम है, अपने 3 राष्ट्रगान हैं, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम है, और उसके बाद सर इकबाल का लिखा हुआ जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या खूबसूरती, आप सोच के देखो। खूबसूरती यह है कि जो जनगण मन है रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, गुरुदेव का लिखा हुआ, बंगाली में लिखा हुआ है। सिर्फ भारत में 8% लोग बंगाली बोलते हैं और भारत का राष्ट्रगान है। और उसमें भी खूबसूरती यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा, और उस पर भी खूबसूरती यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का ही जो लिखा हुआ राष्ट्रगान है उसी का ट्रांसलेशन श्रीलंका का भी राष्ट्रगान है। तो इमेजिन क्या ब्यूटी है कि भारत ने दोनों और देशों को राष्ट्रगान भी दिया। ऐसा गिफ्ट तो कोई नहीं देता होगा, और चीज़ें देते होंगे, पर दूसरे देशों को राष्ट्रगान देने वाला देश कौन सा है। और फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, संस्कृत में और बांग्ला में लिखा हुआ गीत है। यदि आप ऐसे लोगों को काउंट करो जो संस्कृत में भी फ्लुएंट हों और बांग्ला में भी फ्लुएंट हों, तो भारत में 8,000 से ज़्यादा लोग नहीं निकलते, और तब भी 135 करोड़ की आबादी वाले देश का वो राष्ट्र का गीत बन जाता है। और फिर तीसरा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का लिखा हुआ है, उन इकबाल का जिनने पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी लिखा। अब हम कल्पना करके देखें कि इससे ज़्यादा खूबसूरती इस देश की और क्या होगी कि यहाँ पे सारे पर्दों के पीछे एकता का जो मंत्र है वो गुंजायमान होता है, और सारे देश टूटने की कगार पर आ जाते हैं। कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच, क्यूबेक सिटी में फ्रेंच है नेशनल, उनकी अपनी भाषा, और बाकी में इंग्लिश है, और इसके कारण पूरा देश टूटने की स्थिति में आ गया था सिर्फ 2 भाषाओं के कारण। और हमारे यहाँ पे 22 से ज़्यादा बोली जाती हैं, 19,500 से ज़्यादा डायलैक्ट हैं, तब भी ये देश टूटा नहीं। एकता इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ा गिफ्ट भारत ने जो पूरे विश्व को दिया वो ये दिया कि कितनी भी विविधताओं के बावजूद हम लोग साथ रह सकते हैं। दूसरी बात, भारत ने जो एक और महत्वपूर्ण गिफ्ट दिया, डेमोक्रेसी का दिया। आप कल्पना करके देखो, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका को 150 वर्ष लगे थे अपने यहाँ के हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार देने में, आफ्टर दे गॉट द इंडिपेंडेंस। इट टुक इंडिया लेस देन 24 आवर्स टू गिव राइट टू एवरी सिंगल पर्सन टू वोट। कितनी बड़ी खूबसूरती है, सोवेरेनिटी। हम लोग अकेला देश थे उस समय में, और तब से लेकर अब तक जहाँ पर सोवेराइन बना और किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी में ना कोई मोनार्की इन्फ्लुएंस करती है ना कोई और करती है। दूसरी जो खास बात है कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी धर्म का, किसी जगह का व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, अपने पिटफॉल्स हो सकते हैं, पर इस सब के बावजूद जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वो अपने आप में खूबसूरत है। तीसरा जो गिफ्ट दिया इंडिया ने वो स्पेस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में प्रगति का है। वो देश जहाँ पर बमुश्किल खाने के लिए संसाधन जुट रहे थे, वो देश जहाँ पर हर ओनली 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन और लेस देन 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिटरेट। आप कल्पना करके देखो, 12% की लिटरेसी रेट थी 1947 में, तब भी इंडिया ने अपना पहला जो सैटेलाइट था वो 1975 में बना लिया था। और दुनिया में एक साथ 104 सैटेलाइट को छोड़ने वाला देश कौन सा है? भारत है। पहली बार में मार्स तक पहुंचने वाला, मार्स ऑर्बिटर पहुंचाने वाला देश कौन सा है? भारत है। और भारत ने जो चंद्रयान बनाया था, आप कल्पना करके देखो, जो इंग्लिश में हॉलीवुड में मूवी आई थी ग्रेविटी, उसका जो टोटल बजट था उससे 3/4 बजट उस अकेले चंद्रयान का था। जितने में फैंटेसी की मूवी बन रही है उससे कम बजट में तो इंडिया चंद्रमा पे पहुंचा रहा है यार। इतनी बड़ी इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है, आईटी से लेकर स्पेस, डिफेंस हर क्षेत्र में। और फिर जो एक और गिफ्ट भारत ने दिया सबसे बड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस का, वो गुरुदेव के रूप में दिया। ऐसे व्यक्तित्व शायद ही दुनिया में पहले कभी आए हों, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्तित्व दोबारा आ सकते हैं। एक साथ एक व्यक्ति आए, जो आए और 5000 व्यक्तियों का जीवन जी करके जाए, 3400 से ज़्यादा किताबें लिख जाए, हज़ारों से ज़्यादा लेक्चर दे जाए, गांव के किसान का हृदय भी उद्वेलित कर जाए, और यूनिवर्सिटी में बैठने वाले लेखक का भी कर जाए, पॉलिसी मेकर का भी कर जाए, और सिनेमा बनाने वाले का भी कर जाए। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम आते हैं जिनको हर व्यक्ति अपना समझता हो।
चाहे कोई 1 मिनट के लिए मिला हो, चाहे 1 घंटे के लिए मिला हो, और चाहे जीवन भर उनके साथ गुजारा हो, हर कोई ये सोचता हो कि उन पर मेरा समान रूप से हक है, ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत कम आते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का यदि कोई सबसे कीमती और सबसे मूल्यवान गिफ्ट है तो मैं गुरुदेव मानता हूँ। मुझे लगता है कि भले से आज हम लोग उनके व्यक्तित्व की विशालता को समाज के सामने नहीं रख पा रहे हैं, पर एक समय आएगा जब दुनिया महसूस कर सकेगी कि एक व्यक्ति आया था जो मानवता का 1000 वर्ष का भविष्य लिख करके गया था, और हम लोगों का सौभाग्य कि उनको हम नज़दीक से देख सके। तो 73 साल के इस जर्नी में, जैसा आपने पूछा विजय भाई साहब, मुझे लगता है कि अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। डेमोक्रेसी है, यूनिटी है, स्पेस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुप्रीमेसी है, दुनिया को कंपैशन और ह्यूमैनिटी का चिंतन है, और साथ में गिफ्ट के रूप में गुरुदेव का जीवन है, उनका अपना व्यक्तित्व है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या जो कठिनाइयां हैं जिनसे कि हमारे देश को प्रगति करने में बाधा आ रही है? आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी हम किन कारणों से वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए थी, जबकि हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं और एडिक्वेट मैन पावर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यदि समग्रता के साथ विकास करना है तो मात्र अतीत के गौरव पर भरोसा कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। आगे की यात्रा को सही दृष्टि से जज कर लेना भी ज़रूरी हो जाता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है, और प्रश्न ये पूछा है कि जो विकास की यात्रा में बाधाओं के रूप में भारत के सामने खड़ी हुई समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं। मुझे लगता है कि जितना व्यापक देश भारत है और जितना विशाल देश भारत है और जितना विविधताओं से भरा हुआ देश भारत है, उतना अन्य कोई देश नहीं है। तो जितनी डाइवर्सिटी होती है उतनी ही समस्याएं भी यूनिक हो जाती हैं, एक्सेप्शनल हो जाती हैं। और जो समस्याएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ और मुझे लगता है कि उन पर सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ और गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें से पहली समस्या मुझे नज़र आती है पॉपुलेशन की। क्योंकि कल्पना हम यदि करके देखें, 1947 में ही भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 39 करोड़ के करीब थी। आज 137 करोड़ के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, शायद 138 हो गया हो। लगभग 3.56 टाइम्स हम लोग आज़ादी के समय से बढ़ चुके हैं। साधारण शब्दों में यदि इसको हम लोग सोचें, बहुत ज़्यादा गंभीर स्टैटिस्टिक्स न भी लें, तो जो बात कही जा रही है वो इतनी कही जा रही है कि पहले जितने रिसोर्सेज के अंदर एक व्यक्ति को गुजारा करना पड़ता था, अब उतने में लगभग एक परिवार को करना पड़ता है। मतलब जिसमें एक व्यक्ति का गुजारा चल जाता था आज़ादी के समय, अब लगभग एक परिवार को गुजारा करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सब हम चाइना से तो अभी भी नंबर 2 पर हैं, और जिस गति से बढ़ रहे हैं उसमें हो सकता है कि चाइना को भी ओवरटेक हम लोग जल्दी ही कर दें। पर यदि हम उसी स्टैटिस्टिक्स को लें तो भी वो वाजिब नहीं है, क्योंकि चाइना हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, डायमेंशंस की दृष्टि से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब वहाँ पर एक व्यक्ति के लिए जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे 3 गुना कम रिसोर्सेज में हम लोगों को अपना गुजारा करना पड़ता है। और आज़ादी के बाद से जो भारत का क्षेत्रफल है, जो भारत का भूभाग है और जो भारत का जियोग्राफिकल एरिया है, दैट हैड रिमेन्ड द सेम, प्रॉब्ली गॉन अ लिटिल। थोड़ा जब पाकिस्तान के साथ की वॉर हुई और चाइना के साथ की वॉर हुई, उसमें हम लोगों के थोड़े थोड़े हिस्से छिने हैं, पर हमारा क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है, लोग जरूर बढ़ गए हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसको हम लोगों को बहुत गंभीरता के साथ देखने की आवश्यकता है। गुरुदेव की एक पुस्तक है, राष्ट्र समर्थ एवं सशक्त कैसे बने, और उसमें गुरुदेव ने सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम बोली है वो पॉपुलेशन की बोली है। क्यों? क्योंकि जो उसके इम्पैक्ट हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दृष्टि से वो पूरे के पूरे भारत की प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाते नजर आते हैं। हम कल्पना करके देखें कि जिन लोगों की संख्या बढ़ रही है वो लोग तो लाइव बीइंग ही हैं। यदि मैं अपने यहाँ पर 25 गमले चाहता था और गलती से 250 आ जाएँ, तो गमलों को हम लोग एक कमरे में बंद कर देंगे। कोई कहेगा कि साहब हमने 25 मंगाए थे, 250 आ गए, इनका क्या किया जाए? तो हम कहेंगे साहब एक कमरा खोल दो, एक कहीं पर स्टोरेज निकालो और 250 गमलों को वहाँ रख दो। ऐसा नहीं है कि गमले साइज़ में बड़े हो जाएंगे या संख्या में बढ़ जाएंगे, पर एक इंसान को यदि आप 25 साल पहले लाए और 25 साल बाद देखेंगे तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई होंगी। वो इंसान इतने से बढ़ कर के बड़ा हो गया होगा। इस अवधि में उसको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी होगी तो आपको स्कूल खोलना पड़ेगा। इस अवधि में यदि वो गाड़ी चलाने लगेगा तो आपको गाड़ी चलाने के लिए रोड चाहिए।
आपको कार की आवश्यकता पड़ेगी, हवाई जहाज उड़ाएगा तो एयरपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, सामान खरीदेगा तो मॉल की आवश्यकता पड़ेगी, इलाज कराने जाएगा तो आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जीवित व्यक्तियों की आवश्यकताएं जो हैं वो जीवित संसाधनों की होती है। और वी हैव गॉट लिमिटेड रिसोर्सेज, हम लोगों के पास तो रिसोर्सेज उतने ही हैं, उतना ही कोयला है, उतनी ही चीज़ें हैं, हम उनको कितना खंगाल सकते हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ों को बनने में तो अरबों खरबों वर्ष लगे हैं। एक जो कोयला है उसको बनने में अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं, निकालने में तो घंटे ही लगते हैं। और जो पॉपुलेशन के सेकेंडरी इम्पैक्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर आ रहे हैं, क्योंकि जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, कल्पना करके देखें, जैसे सपोज़ करें कि लोगों की संख्या बढ़ी, अब लोगों को रहने के लिए अपार्टमेंट की ज़रूरत है, तो हम अपार्टमेंट बनाते कहाँ से हैं? पेड़ों को काट के बनाते हैं ना। आप बॉम्बे में हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि संजय गांधी जो नेशनल पार्क है उसका कितना हिस्सा हम लोगों को क्लेम करना पड़ा, और नहीं तो समुद्र में से क्लेम करना पड़ता है। पर कहीं ना कहीं हम छीन तो प्रकृति से ही रहे हैं। उन पेड़ों को काटना पड़ता है जिन पेड़ों के कारण पॉल्यूशन जो है वो रुकता है। एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल लगाने के लिए कोई सबसे अच्छा यदि फैक्टर है तो वो पेड़ है, और उनको काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इम्पैक्ट कहाँ निकल करके आता है? एयर पॉल्यूशन के रूप में आता है। इम्पैक्ट बढ़ती हुई पॉपुलेशन का आता है, क्योंकि वाटर जो है उसकी हाइजीन इफेक्ट करती है, उसका जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट बढ़ जाते हैं जिनसे कि पॉल्यूशन हो सकता है। फिर ज़मीन की जो उपजाने की क्षमता है वो ख़त्म होती है। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुपरमार्केट खोलने पड़ेंगे। सुपरमार्केट खोलते हैं तो आदमी की आदतें ख़राब हो जाती हैं। पहले का समय था तो भिंडी तो आप तभी खाओगे जब भिंडी का सीज़न आएगा। पहले का समय था तो इशू ये था कि आप उसी समय में किसी चीज़ को ले सकते हैं जिस समय में वो चीज़ें उपलब्ध हैं। आज की तारीख में यदि व्यक्ति का मन करता है कि उसको कोई सामान खरीदने की आवश्यकता है तो तुरंत वो बिग बाज़ार चला जाता है। बिग बाज़ार पहुंचा और बिग बाज़ार पहुंचने के बाद उसने डिमांड करी, 4 बार डिमांड करेगा तो बिग बाज़ार का मैनेजर जो है किसान को बोलेगा कि साहब आप सब्जी बना के भेजो। सब्जी वो कहाँ से बना के भेजेगा? स्प्रे करके भेजेगा या फिर इंजेक्शन लगा के भेजेगा। तो जो सब्जी आप खा रहे हो वो सारी की सारी सब्जियाँ केमिकल से रिच होकर के आती हैं। उससे आदमी का न्यूट्रिशन कहाँ से मेंटेन रहेगा? उसका जो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है वो आदमी की हेल्थ पर पड़ता है। आप कल्पना करके देखो कि 18-18 साल के बच्चे को कैंसर कहाँ से हो रहा है, ये 30-30 साल के लोग जो है इनको हार्ट अटैक कहाँ से हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो पूरी तरह से केमिकल से भरा हुआ मिल रहा है। चावल के अंदर इतना आर्सेनिक मिल जाता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा हैवी मेटल्स मिल जाते हैं कि व्यक्ति का शरीर उसको मेटाबोलाइज कर पाने की स्थिति में नहीं होता। दिखने की दृष्टि से तो प्रॉब्लम वहाँ है, समस्या कहीं और आती है। समस्या जो है वो पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण आ रही है। दूसरी समस्या भारत की इनइक्वलिटी की है, और हर दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या तो जेंडर की इनइक्वलिटी की है। हम कल्पना करके देखें कि इतना बड़ा देश भारत का है और उसमें लगभग यदि हम ये मान लें कि हमारी 45% पॉपुलेशन महिलाओं की होगी, उनमें से कितनों को हम लोग जो है अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं, उनमें से कितनों को हम अच्छे से एम्पावर कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और जो है आगे आकर के लीडिंग रोल को लें। हम कल्पना करके देखें कि इतनी महिलाएं जिनका जीवन सिर्फ घर में चौके तक ही सिमट होकर के रह जाता है, यदि वो बाहर आकर के देश की प्रगति में अपना हिस्सा बटाती हैं तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इतनी बड़ी वर्कफोर्स किसके पास है, इतनी बड़ी क्षमता किसके पास है? यदि उनको हम आगे आने का अवसर देते हैं, उनकी एजुकेशन को, उनकी एम्प्लॉयमेंट को एम्पावर करते हैं, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तीसरी जो एक और समस्या नज़र आती है वो जेंडर की इनइक्वलिटी के अलावा फाइनेंशियल इनइक्वलिटी की आती है। भारत में यदि आंकड़े मेरे को सही से याद हैं तो शायद 75 या 72 जो सुपर बिलियनर्स हैं उनके पास देश की 80% संपदा है। बाकी की 20% की जो है वो 135 करोड़ जितने भी हैं उनके अंदर बटी हुई है। और अभी हमने कोविड के दिनों में तो बहुत अच्छे से देखा। आप कल्पना करके देखो कि कोविड में हुआ क्या है। कोविड में ये हुआ कि जो लोग सुपर रिच थे, जो बारबाडोस में और एंटीगुआ में बैठे हुए थे, वो तब भी वहीं बैठे हुए हैं, तब भी वहीं बैठे थे, अब भी वहीं बैठे हैं। मीडियम जो वर्ग था वो अपनी सेविंग से बेचारे को गुजारा करना पड़ा, और जो बिल्कुल गरीब थे, जो दिहाड़ी पर चलते थे, वो तब भी काम कर रहे हैं और अब भी काम कर रहे हैं। उनको तब भी काम करना पड़ रहा था अपनी शाम की रोटी के लिए, अब भी काम करना पड़ रहा है। इट चेंज नथिंग।
तो जो फाइनेंशियल इनइक्वलिटी है जिसके कारण ये समस्या निकल करके आती है कि ये जो है सुपर रिच के पास ही कुछ लोगों के पास सारी की सारी वेल्थ जो है वो पहुंची हुई है, वो एक तीसरी समस्या है। चौथी समस्या मैं समझता हूँ वो ये है कि एक बड़ी दिक्कत भारत में मानसिकता की है, और वो ये है कि हम लोग पैसे वाले को ही सब कुछ मानते हैं। ये वो देश था जहाँ पर सादा जीवन, उच्च विचार को हम लोगों ने प्राथमिकता दी, और दुर्भाग्यवश वो चिंतन कहीं विदासा हो गया है और हम लोग जो है पैसा जो है सब कुछ हो गया है। कल्पना करके देखें कि जिस देश में 35 करोड़ के करीब लोग अपनी शाम की रोटी के लिए तड़पते हों, वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में 250 करोड़ खर्च करता है और हम उसको सब कुछ मानने लग जाएं, तो दिक्कत बहुत बड़ी है। दिक्कत यह है कि हमने बड़प्पन के जो मानक हैं वो गलत जगहों पे तय कर दिए हैं, और इसका जो इनडायरेक्ट परिणाम आता है वो ये आता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे वो कमाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार आता कहाँ से है? भ्रष्टाचार इस आधार पर आता है कि यदि किसी देश में हवलदार बनने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़े, तो फिर आप उस हवलदार से कल्पना नहीं कर सकते कि वो ईमानदारी का और धर्मनिष्ठ जीवन जिएगा। वो सबसे पहले अपने 50 लाख निकालने की सोचेगा। यदि किसी देश में डॉक्टर बनने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़े और तब जाकर के उसको रेडियोलॉजी की सीट मिले, तो जैसे ही वो रेडियोग्राफर बनेगा फिर उसको सामने वाले का सिरदर्द जो है 8,000 रुपये की MRI नज़र आएगी। उसको लगेगा कि सबसे पहले तो इसको MRI लिख दूं, भले से सिरदर्द लेकर के आया है। उसमें उसका कसूर नहीं है, हमने सिस्टम को इस बुरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर दिया है कि उसमें पैसे को प्राथमिकता दे दी। ये एक और बड़ी समस्या है। पर जो कि हम समस्याओं की बात करते हैं तो समाधान भी साथ में सोच लेना ज़रूरी हो जाता है। पॉपुलेशन के लिए तो एक जो महत्वपूर्ण बात है, यदि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश की महिलाओं को और इस देश के यंग कपल को एम्पावर करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की आवश्यकता है कि सिर्फ संतान को पैदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम उस स्थिति में ला कर के संतान को पैदा करें जब वो संतान समाज के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर सके। हमारे यहाँ पे संस्कारों की परंपरा थी। पूज्य गुरुदेव ने संस्कारों की परंपरा का पुनर्जीवन किया। आज भी शांतिकुंज के अंदर हजारों लोग, कोविड का समय नहीं था तो हजारों लोग नित्य प्रति आते थे और संस्कार को करके अपने अपने घरों को जाते थे। संस्कारों के पीछे का भाव कितना पवित्र था। आप कल्पना करके देखो कि गर्भाधान संस्कार तब किया जाता था जब कपल है वो फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को इस योग्य पाता था कि अब हम हमारे घर में एक बच्चे को पा सकते हैं। तब वो इनविटेशन भेजते थे, आवेदन भेजते थे कि हमारे यहाँ आने योग्य जो आत्मा है वो हमारे यहाँ आए। अत्रि और अनुसुईया ने जब ये पाया कि साहब वो अब माता पिता बन सकते हैं तो उनने अपना इनविटेशन, अपनी एप्लीकेशन भेजी, और उनकी एप्लीकेशन किसने एक्सेप्ट करी? भगवान ब्रह्मा ने करी, भगवान विष्णु ने करी, भगवान जो है शिव ने करी। तो उनके यहाँ पर दुर्वासा बनकर के, दत्तात्रेय बनकर और चंद्रमा बनकर 3 पुत्र आए। कब? जब उनको लगा कि साहब हम लोग इस योग्य हैं कि अब हम एक आत्मा को अपने यहाँ पर, अपने घर के अंदर, अपने गर्भ के अंदर धारण कर सकते हैं। ये चिंतन गंभीर था कि सिर्फ मन की इच्छा की पूर्ति के लिए संतान को नहीं ला रहे हैं, बल्कि इसलिए ला रहे हैं कि हम इस योग्य हैं कि हम उसको सही दिशा दे सकते हैं। तो वो एम्पावरमेंट ज़रूरी हो जाता है। सरकार की दृष्टि से पॉलिसीज़ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, हमारी दृष्टि से अवेयरनेस महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है कि यदि ऐसा लगे कि डिटरेंट पॉलिसीज़ हम लोग भारत में नहीं ला सकते जिस तरह की चाइना में लाई गई, तो ये संभव है कि हम लोग इनकरेजिंग पॉलिसी ला सकते हैं। जहाँ पर पॉजिटिव पेरेंटहुड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे सकते हैं। जहाँ पर लोग जिम्मेवारी के साथ इस भाव का निर्वहन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट स्टेट के माध्यम से और फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, ताकि जिसने बड़ी जिम्मेवारी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने नागरिक होने के कर्तव्य का निर्वहन किया है उसको इनकरेजमेंट मिले। साथ ही साथ हम लोगों की दृष्टि से जब हम संस्कारों को प्रदान करते हैं, जैसा शांतिकुंज में किया जाता है, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से शुरू से ये चिंतन दिया जाता है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को योग्य पाओ तब आप
एक संतान को आमंत्रित करो। आज विश्वव्यापी आंदोलन बन गया, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी। हमारे पे आदरणीय डॉक्टर गायत्री दीदी हैं, उनका सेशन भी आप लोगों के साथ ज्ञान प्रभा के इस जो है सभा के इस उसमें हुआ था। अद्भुत प्रकल्प शुरू किया गुरुदेव के सूत्र को लेकर कि घर घर तक व्यक्ति जाए और संस्कारों का पुनर्जीवन करे। उसके पीछे का भाव यही है। तो पॉपुलेशन को इस जन अवेयरनेस के माध्यम से, एक जन जागरण के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ जो समस्या है इनइक्वलिटी की, उसमें तो जो सादा जीवन उच्च विचार का भाव था वो सबसे अच्छा था। आदमी जो है उसी चिंतन को प्राथमिकता दे कि जहाँ पर सादगी है, जहाँ पर सज्जनता है, जहाँ पर न्यायनिष्ठ है, उसको सम्मान दिया जाए। जर्मनी जब मैं पहली बार गया तो एक सज्जन थे, उनने पेंटियम चिप का जो पेटेंट था उनके पास था, उन्हीं ने खोजा था। वो लेने के लिए आए थे, बहुत पुराने मित्र थे। पहली बार जर्मनी गया था मैं। एक छोटी सी घटना है, आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग ऑटोबान पे आ रहे थे, ऑटोबान पे स्पीड लिमिट नहीं होती, तो हम स्लिप रोड से सीधे आ ही रहे थे, एकदम उनने ब्रेक लगाया और साइड की तरफ ले गए वो। तो एकदम गाड़ियाँ थोड़ी सी शेक हुई, वो ले गए क्योंकि आप रुकते तो है नहीं। वो गाड़ी रोकी उनने और पीछे गए और वहाँ से आए कुछ ले करके। तो कोक की कैन थी, कोक की कैन खाली थी, वो आके गाड़ी में रख ली उनने। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि कैसे आपने गाड़ी रोकी? बोले अरे आप पहली बार जर्मनी आए थे, मुझे लगा कि आप ये सोच के मत जाओ कि यहाँ पर लोग कैन जो है सड़क पर डाल देते हैं। लेकर के आए वो, कि कहीं आप गलत जर्मनी का इम्प्रेशन लेकर के मत चले जाओ। वो अकाउंटेबिलिटी वाले जो थे, अब मैंने उनकी कहानी तो दूसरी दृष्टि से सुनानी शुरू करी। कहानी ये थी कि वो सब कुछ छोड़कर, करोड़पति थे, उनने सब कुछ छोड़कर अपना आश्रम जैसा बनाया है, जंगल में रहते हैं और बिल्कुल साधारण से कपड़ों में अपना घूमते हैं। तो मैंने पूछा कि आपको दिक्कत नहीं होती इतना, आप कैलिफोर्निया में रहे और आप जो है यहाँ, उनका बहुत बड़ा सेटअप जो था वो मोनाको में और इन जगहों सेंट ट्रोपे में था। बोले नहीं, हमारे देश में जो है सादगी को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले से माना जाता था। यदि वो चिंतन आ जाए कि सादगी को हम सबसे बड़ा सम्मान दें, तो अपने आप ही आदमी भ्रष्टाचार की तरफ करने को उद्वेलित ही क्यों होगा? वो करता ही इसलिए क्योंकि उसके मन में लगता है कि यदि मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ तो समाज में ज़्यादा मुझे सम्मान मिल जाएगा। वो सम्मान यदि चला जाएगा, वो डिटरेंट हो जाएगा। अपने आप आदमी यदि भ्रष्टाचार करने वाले को दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो आदमी करने के लिए उत्साहित ही क्यों होगा? करने से किसी को कुछ मिलता तो है नहीं। आदमी चाहता तो सिर्फ सामाजिक सम्मान को है, वो छिन जाए तो बात खत्म हो जाती है। तो समस्याओं की दृष्टि से पॉपुलेशन की समस्या है, जिसमें इन्वायरमेंटल डैमेज, जिसमें जो हाइजीन की समस्या है, ओवर क्राउडिंग है, पॉवर्टी है, सब साथ साथ जुड़ जाते हैं। समस्या जो है इनइक्वलिटी की है, जेंडर से लेकर फाइनेंशियल इनइक्वलिटी की है। समस्या ये भी है कि हमारी पैसे के प्रति की जो सोच है वो बड़ी दिक्कत वाली है। समस्या ये भी है कि हम लोग जो है एक इस तरह की मानसिकता को जन्म दे बैठे हैं जहाँ पर हम लोग अभी ये बचपन से बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं कि हम लोगों को एजुकेशन में किन चीज़ों को देने की आवश्यकता है। एजुकेशन को ही देखें तो एजुकेशन में एजुकेशन भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है। पहली बात तो दिक्कत है कि हम बहुत पुराना सिलेबस अब तक ढो रहे थे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें परिवर्तन होगा, बड़ा अच्छा प्रयास है वो। नहीं तो 18th सेंचुरी के जो है क्लासिफिकेशन अब तक चल रहे थे, और फिर जो हम पढ़ा रहे थे उसका उपयोग भी कितना हो पाता था। आप देखो, एक डॉक्टर व्यक्ति बनता है और राना टिग्रीना पढ़ने में ही उसके 4 साल चले जाते हैं, जिसको वो कभी देखेगा नहीं। वही पढ़ाया जाए यदि जो उसके उपयोग का है तो न जाने कितने लोगों का भला हो सकता है। फिर जो समस्या है वो ये है कि जो पढ़ लेता है उसका वो कितना समाज को दे पाता है। लोग PhD करते हैं और क्लर्क की नौकरी के लिए परेशान होते हैं। यदि उसको ये ध्यान में रख करके दिया जाए कि जितनी समाज को आवश्यकता है उतनी एजुकेशन दी जाए तो अनेकों का भला हो सकता है। तो ये समस्याएं हैं, समाधान भी इसी भाव के साथ भारत के चिंतन के अंदर सन्निहित हैं। उनको यदि ध्यान से लेकर के आगे बढ़ते हैं तो अनेकों को सही दिशा दे पाना संभव है। भैया, हमारा तीसरा प्रश्न है कि जो हमारी एंशिएंट इंडियन विजडम है उसको किस तरीके से आज एक मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक स्पिरिचुअल आउटलुक डेवलप हो, एक आध्यात्मिक आउटलुक डेवलप हो हमारे यूथ के अंदर, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भाग ले सके। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई साहब। इसमें 2-3 तरह से इस प्रश्न के उत्तर को समझने की आवश्यकता है। पहली दिक्कत तो ये आती है कि हम लोग शायद अध्यात्म की सही परिभाषा आज के युवा वर्ग को नहीं दे पाते।
कहीं गलती से मनस्थिति में ये भाव चला गया है कि अध्यात्म का अर्थ जो है वो जंगल में जाकर के बैठ जाना है, समाज को छोड़ देना है, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करना है। जबकि सही पूछा जाए तो जो सच्चा अध्यात्म है और जो भारत का अध्यात्म है या जो गुरुदेव का अध्यात्म है वो तो सड़कों पर घूम रहा है। आदमी के अंदर यदि इंसानियत आ जाए, आदमी के अंदर मानवता आ जाए, भाव सच्चा आ जाए और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने का भाव आ जाए तो इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। और यदि समाज को छोड़ करके जाना अध्यात्म होता तो गुरुदेव 4 साल के लिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जेल क्यों गए होते। महर्षि अरविंद ने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो है वो एक क्रांतिकारी के रूप में क्यों की होती। विवेकानंद ने बेलूड़ मठ का पैसा भारत के स्वराज्य में क्यों लगाया होता। ये सारे के सारे लोग तो अध्यात्म के शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्तित्व हैं। उनने अपने जीवन में इन जिम्मेवारियों का निर्वहन सबसे पहले किया। तो यदि हम अच्छे नागरिक बनते हैं, यदि हम अच्छा इंसान बनते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी उस भूमिका का भी निर्वहन कर रहे होते हैं जो हमको करने की आवश्यकता है। तो एक दिक्कत तो ये आती है कि हम अध्यात्म को सही दृष्टि से परिभाषित नहीं कर पाते, और जो अध्यात्म है यदि उसको सही दृष्टि से परिभाषित करें तो अपने आप जो है आदि समस्याओं का अंत हो जाता है। भारत ने तो सबसे प्रगतिशील अध्यात्म के चिंतन को दिया और इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि अध्यात्म जो है वो आदमी की छोटी छोटी जिम्मेवारियों के अंदर सन्निहित है। यदि हम उस काम को कर लेते हैं तो उतना पर्याप्त हो जाता है। यदि हम लोग अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं तो इतना भी पर्याप्त हो जाता है। एक अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो उतना ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो जाता है। वो एक कहानी आती है, कहानी क्या घटनाक्रम है, सत्य घटनाक्रम है। अहिल्याबाई होलकर थी जो बहुत कम उम्र में बन गई थी रानी, क्योंकि पति जो है वो उनका देहांत हो गया। लोगों ने कहा सती हो जाओ। उनके ससुर ने कहा कि बेटी तू मेरी बेटी की तरह से है, बहू नहीं है, बेटी है, इस राज्य की बागडोर तू संभाल। तो अहिल्याबाई होलकर जो थी वो एक हाथ में तो शिवलिंग लेती थी और एक हाथ से उनने राज्य की स्थापना करी और इतना बृहत्तर जो है राज्य स्थापित किया कि मध्य राज्य के बराबर कोई राज्य नहीं था। अंग्रेज जो है घबराते थे उनकी तरफ देखने में। तो अहिल्याबाई होलकर का सेक्रीफाइस तो रहा और उनका अपना शौर्य पराक्रम भी रहा। उसके कारण क्या हुआ कि ये समय लग गया उनको स्थापित करने में, तो वो पढ़ लिख नहीं पाई और मन में उनके बहुत भाव था कि मैं कुछ पढ़ लिख सकूं। तो एक दिन क्या हुआ कि अब उनके मन में आया कि यार गीता पढ़ी जाए। तो उन्होंने अपने पंडित जी को कहा कि आप गीता सुनाओ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगी, तो आप एक काम किया करो कि आप रोज़ आओ और एक श्लोक बोलो। आप श्लोक बोलोगे, मैं चिंतन करूंगी, मेरे समझ में आ जाएगा गीता में क्या लिखा है। उन्होंने कहा ठीक है साहब। पंडित जी आए, उन्होंने गीता खोली और उन्होंने पहला श्लोक पढ़ा। उन्होंने कहा संजय उवाच, संजय बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बोले धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। युयुत्सु और उनका जो पुत्र था सूत पुत्र, बोले कि ये क्या कर रहे हैं बता। इतना प्रश्न है। जैसे ही बोला अहिल्याबाई होलकर बोलेंगी साहब मेरे समझ में आ गया गीता में क्या लिखा है, आगे का मत पढ़ो। बोले क्या बोल रही महारानी, अभी तो 18 के 18 अध्याय बच्चे हैं, 699 श्लोक बच्चे हैं, भगवान ने तो बोलना भी नहीं शुरू किया, अभी तो धृतराष्ट्र पूछ रहा है। बोले धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहा है कि साहब क्या घटा है, वो तो विलन है। तो बोले कि नहीं महारानी। बोली आप फिर से बोलो पंडित जी। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले बस यहीं रुको। बोले आप बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैंने क्या सुना, मैंने सुना क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया है धर्म करे। बोले मेरे समझ में गीता का इतना ही सार है, और जिसकी समझ में इतना आ जाता है उसकी समझ में भारत का अध्यात्म आ जाता है। हमको यदि भगवान ने बैठा दिया है और अच्छा नागरिक हम बन जाते हैं, अध्यात्म आ गया। अच्छा पुत्र बन जाते हैं, अध्यात्म आ गया। अच्छा भाई बन जाते हैं, अध्यात्म आ गया। अच्छा मित्र बन जाते हैं, अध्यात्म आ गया। अच्छा जो है एक बहन बन जाते हैं, बहू बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं, पति बन जाते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है संबंधों की दृष्टि से, अध्यात्म आ गया। फिर उसके बाद हमारे को जो जिम्मेवारी दे दी है, हमें यदि छोटा सा काम मिला है पर उस काम को हम अच्छी तरह से करते हैं तो अध्यात्म आ गया। यदि काम में फर्क जो है आदमी के अंदर जीवन में गुणवत्ता का परिवर्तन लाता तो कबीरदास जुलाहे क्यों बने होते, तो फिर जो है नामदेव दर्जी क्यों होते, ये लोग बड़ी कोई एजुकेशन लेते। फिर जो है हम शबरी की पूजा करने के बजाय किसी कैम्ब्रिज की पीएचडी वाले की पूजा कर रहे होते। फिर केवट की जगह पर कोई और महत्वपूर्ण हो जाता। महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता, कार्य में लाई गई गुणवत्ता होती है।
जिस भाव के साथ आदमी काम को करता है वो तय करता है। तो यदि हम लोग देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरे भाव के साथ करते हैं, जो मिल गया है, जितनी देर के लिए हमें मिला है देश के लिए करने को, उसको गुणवत्ता के साथ करते हैं, उसका एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देते, अध्यात्म आ जाता है। जापान में उन लोगों ने जब हड़ताल करी, जापान के जितने भी कंडक्टर्स और बस ड्राइवर, उन लोगों ने हड़ताल करी। हड़ताल के समय में उनने क्या किया, सारे के सारे लोग काम पर आए, कोई घर नहीं बैठा। सिर्फ उनने क्या किया, उनने कहा कि साहब यात्रियों का दोष तो है नहीं, हड़ताल कर रहे हैं, इसमें हमारा दोष क्या है, हमारी लड़ाई किसके साथ है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। तो हम क्या करेंगे, हम काम पूरा करेंगे, पर काम पूरा करने के एवज में आज के दिन की तनख्वाह नहीं लेंगे। तनख्वाह भी नहीं ली, काम पूरा किया। किस तरह से काम पूरा किया, किसी ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, अपना विरोध जब्त दर्ज किया, क्योंकि एक दिन का पूरे देश का वर्किंग लॉस हुआ। उन्होंने कहा कि एक दिन का वर्किंग लॉस हो जाएगा, सरकार को संकेत चला जाएगा, पर यात्रियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जो आदमी अपनी तरह से करता है, अपना समझ करके करता है, वो संकेत देता है। और जहाँ तक एंशिएंट विजडम को आज के कॉन्टेक्स्ट में बताने की आवश्यकता है, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गंभीर ज्ञान का सूत्र भारत में ना आया हो। हम सिर्फ बताने से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ पूज्य गुरुदेव के साथ के, और वो आज के शायद परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हों। एक छोटा सा घटनाक्रम में गुरुदेव ने योग वासिष्ठ दी थी पढ़ने के लिए, तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मेरे को लगा गुरुदेव ने दिया, तो मैंने कहा लगा कि इसमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही। तो मैं गुरुदेव से जाके बोला, मैंने कहा छोटा था बहुत, 10-11 साल का था। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे तो समझ में नहीं आ रही। गुरुदेव बोले तुझे भरोसा नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं। बोले तुझसे भरोसा करने को कहा किसने? पर बोले बेटा बिना पढ़े रिजेक्ट मत करना, और जीवन की सबसे कीमती शिक्षा थी। जितना आप पढ़ने के लिए अंदर जाते हो उतना ही आप गंभीर ज्ञान लेकर के लौटते हो। कई लोग हैं जो कहते हैं साहब गीता की बात पसंद नहीं, आपने पढ़ के देखा है क्या? कई लोग हैं जो कहते हैं हमें स्मृतियों की बात अच्छी नहीं लगी, आपने पढ़ के देखा है क्या? आप पढ़ के देखोगे और तब आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बात बताना, पर पहले पढ़ के देखो। पहले आप खुद प्रयास करके देखो कि शास्त्र के अंदर लिखा क्या है, उपनिषदों के अंदर कहा क्या गया है, वेदांत के अंदर चिंतन क्या है, सांख्य के अंदर बात क्या कही जा रही है, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, परमात्मा कौन है, पुरुषोत्तम कौन है। आप योग का चिंतन तो उठा करके देखो कि कैवल्य का चिंतन कहाँ से आया। अकेला भारत था जिसने चिंतन दिया कि ये जो प्रकृति है, जहाँ तक इसके गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ तक बैठे हैं, उनसे भी हम अपने आप को अनकपल कर सकते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम धर्ममेघ हो जाते हैं, हम लोग जो है ज्ञान के शिखर पर आकाश की तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये चिंतन देने का साहस भारत की धरती से आया। तो ये ज्ञान यदि सही अर्थों में नई जनरेशन तक पहुंचाया जाता है तो व्यक्ति को मिलता है। दिक्कत क्या आ गई कि हम लोगों ने सिर्फ लोगों को ये बता दिया है कि साहब अध्यात्म का अर्थ मनोकामनाओं की पूर्ति है, आप अपनी इच्छाएं पूरी करा लो, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। तो बहुत गलत बात है। गायत्री की तो शिक्षा ही ऐसी नहीं है। गायत्री की शिक्षा तो ये है कि आपको क्या देंगी गायत्री, पवित्रता देंगी, प्रखरता देंगी, परिष्कार देंगी, पर पुरुषार्थ तो खुद करना पड़ेगा। और इनमें से जितने काम हैं वो सारे के सारे आपके व्यक्तित्व के अंदर प्रकाश ही तो लाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति गायत्री करेंगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है कि आपको पवित्रता देंगी, प्रखरता देंगी, परिष्कार देंगी। जिंदगी में कठिनाई आती है तो आप उसे सौभाग्य की तरह से स्वीकार करिए। एक छोटी सी कहानी याद आती है, हो सकता है कि आपको अच्छी लगे। कहानी है आर्थर एश की। विंबलडन में जब आर्थर एश के नाम से स्टैंड भी बना हुआ है, सर आर्थर एश, तो आर्थर एश के हार्ट की सर्जरी हो रही थी, और हार्ट की सर्जरी में क्या हुआ कि किसी ने उनको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया तो एड्स हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो अब दुनिया जहान से लोग उनको चिट्ठी लिखने लगे। एक ने किसी ने चिट्ठी लिखी और उन्हें पूछा कि साहब, इंटरव्यू जब उनका लिया गया तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा आपको ही क्यों साहब, ऐसा आप ही के साथ क्यों हुआ? तो आर्थर एश ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि साहब दुनिया में 5 करोड़ के करीब लोग टेनिस खेलते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। उन्होंने कहा उनमें से 50 लाख लोग बहुत अच्छा खेलते होंगे। बोले उनमें से 50,000 के करीब लोग जो है वो प्रोफेशनली खेलते होंगे या 5 लाख खेलते होंगे। बोले प्रोफेशनल सर्किट में 5,000 लोग आते हैं। बोले उनमें से भी 500 लोग को ही ग्रैंड स्लैम खेलने को मिल पाता है, और बोले उनमें से भी 50 ही विंबलडन में खेल पाते हैं, और उनमें से भी कोई एक ही जीत पाता है। और बोले जब मैं जीता तब तो मैंने भगवान से नहीं कहा कि मेरे को ही क्यों मिला, तो आज मैं पूछने का अधिकार कैसे रखता हूँ? बोले आज मैं पूछने का अधिकार नहीं रखता। ज़िंदगी में अच्छा घटा तो भी उनके कारण घटा,
और गलत घटा तो अपने कर्मों के कारण घटा। ये चिंतन भारत का अध्यात्म देता है, और जो इस चिंतन के साथ जीता है उसकी ज़िंदगी में कष्ट आते ही कहाँ है, सुखी सुख आता है, शांति शांति आती है। एक भाव यदि हम सच्चे अध्यात्म का लोगों के अंदर दे सकें तो इससे बढ़कर के और कोई सौभाग्य आज की तारीख में नहीं हो सकता। मेरा अगला सवाल है भैया कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, ये जब भी ख़त्म होगा या जो भी इसकी परिणति होगी, आप हमारे देश को उसके बाद कैसा देखते हैं? क्या बदलाव आएंगे और किस तरीके से हमारे देश की रूपरेखा होगी जब ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा? दुनिया में जितने भी कष्ट हैं उन सब की परिणति सौभाग्य में ही होती है। वह सब जितनी भी रातें होती हैं उनका अंत उजाले के रूप में ही होता है। जितना भी अंधकार है अंत में तो प्रकाश ही निकल करके आता है। वर्तमान परिस्थितियों को दो दृष्टि से देख सकते हैं, एक तो लौकिक है और एक आध्यात्मिक उसका भाव है। लौकिक दृष्टि से यह है कि वर्तमान परिस्थितियां हमें सिखाना क्या चाहते हैं। एक तो हम लोग देखें तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है पहले की तुलना में। अपने समग्र विकास के लिए जितना भी हम प्रयत्न कर सकते थे हमें करना चाहिए था। जितनी भी हम लोगों के पेंडिंग ऑब्लिगेशंस थे या ऐसे जितने भी मन में संकल्प थे जिनको करने का भाव हम रखते होंगे, शारीरिक विकास से लेकर मानसिक और आध्यात्मिक से लेकर अन्य चीज़ें, वो करने के लिए पर्याप्त समय भी हमारे पास है। इनोवेशन करने के लिए है, नई हॉबीज़ को शुरू करने के लिए है, गहन अध्ययन करने के लिए है, गहन साधना करने के लिए है। हर दृष्टि से समय हम लोगों के पास है। दूसरी बात, जो आदतें डालने की कोशिश प्रकृति कर रही है उनमें से बुरी आदत तो कुछ भी नहीं। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल यदि हम लोग हो जाते हैं, निरंतर अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, कमरा साफ़ करते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं, अपने चेहरे को ढक कर के चलते हैं यदि हमें जुकाम है, सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो नर्सरी में ही सिखा दी जाती हैं। तो इनको यदि हम लोग पालन करना सीख जाते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि कोरोना चला जाए तो आदमी को इन आदतों को साइड में रख देने की आवश्यकता है। इन आदतों को तो निरंतर आदमी को अपनाने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो व्यक्तिगत दृष्टि से है कि कोरोना के बाद भी इन चीज़ों को लेने की आवश्यकता है। प्रश्न ये है कि इन परिस्थितियों में कंट्री किधर जाएगा। कंट्री का सौभाग्य निश्चित रूप से निकल कर के आएगा। एक तो इकोनॉमी की दृष्टि से चैलेंज है, और इकोनॉमी की दृष्टि से हम लोगों को जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है वो ये है कि जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी बना लेने की आवश्यकता है। एकदम स्पष्ट है कि धीरे धीरे दुनिया दूसरी तरह के विश्व में बदलती जा रही है और इनका अपना पॉजिटिव परिणाम है। आप कल्पना करके देखो कि पॉलिटिकल रैलीज जो हैं सिर्फ एक कंप्यूटर, इसके लैपटॉप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से हो जा रही है। किसी समय में लोग करोड़ों करोड़ों खर्च किया करते थे। शादियों में इतना पैसा जो है व्यर्थ में जाया करता था, वो छोटे छोटे लोग छोटे छोटे सेलिब्रेशंस में उसको ख़त्म कर रहे हैं। किसी समय में एक छोटी सी मीटिंग होती थी तो लोग 300-400 का बजट पास होता था, लोग फ्लाइट्स में आते थे, होटलों में ठहरते थे। अब सबके सब ऑनलाइन उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। कितना सारा जो जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो अच्छी जगहों पे लगाने की संभावना आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है। इस पैसे का यदि सही जगह पर बदलती परिस्थितियों में उपयोग हो सके तो इससे बढ़िया बात दूसरी नहीं हो सकती। दूसरी बात जो है वो ये समझ लेने की आवश्यकता है कि इसके साथ साथ जो नए चुनौतियां इंसान के सामने आई हैं वो ये सिखा रही है कि हम लोगों को संबंधों को, राष्ट्र को, संस्कृति को और प्रकृति को और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ महत्व और मूल्य देने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रकृति ने अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर दिया है। ओजोन लेयर पहले की तुलना में रिपेयर हो गई। आप देखो तो ऑलरेडी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। गंगा इतनी बढ़िया अविरल बहती हुई हम लोगों को नज़र आती हैं। बहुत समय से मुझको स्मरण नहीं है कि इस तरह की गंगा दिखी हो। और वाइल्ड लाइफ इंसान के नज़दीक आ गई। हाथी जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, वेनिस में डॉल्फिन्स निकल आई हैं, चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई पड़ने लग गई है। वो सारे के सारे प्राणी जो नहीं दिखाई पड़ते थे दिखने लग गए हैं। तो उनको भी उभरने का और निकलने का अवसर मिला है। ये यथावत चले, इसमें से जो पॉजिटिव है वो हम साथ लेकर के चलें और जो भूले हैं उनको गंवा करके चलें तो आगे की राहें आसान हो जाती हैं। इकोनॉमी की दृष्टि से जैसा भी वर्तमान का चिंतन है आत्मनिर्भर भारत का, कि एक समय है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को लोकल स्तर पर लेकर के आएँ। स्वदेशी का जो भाव है और भारत में केंद्रित होने का जो भाव है उसको विकसित करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। गुरुदेव ने एक छोटा मॉडल शांति कुंज को विकसित किया है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, 26,000 के करीब लोग रह सकते हैं यहाँ पर जो लोग पहले नहीं आए।
कंफर्टेबल यदि होकर के रहें तो 13-14 हज़ार, और थोड़ा स्ट्रेच के साथ रहें तो 25 से 26 हज़ार। और इस पूरे कैंपस को गुरुदेव के समय से ही ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट बना दिया गया। जितना यहाँ का कचरा है वो रिसाइकिल होकर के कागज़ में बदल जाता है। ये कपड़ा मैं पहने हुए हूँ यहीं का बना हुआ है, गायत्री मंत्र का दुपट्टा यहीं बना हुआ है। जितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, गार्डनिंग वाटर में बदल जाता है, क्रूड वाटर में बदल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी सोलर से आ जाती है। तो गुरुदेव ने उसी समय में ऐसा मॉडल बना दिया कि भगवान न करे कोरोना जैसी आपदा आए तो इंसान को किस तरह के मॉडल पर रह करके जीने की आवश्यकता है। बस इसी तरह के मॉडल को हम हर जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे अप्रोचेस के माध्यम से एक सस्टेनेबल सोसाइटी जन्म दे सकते हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया निश्चित रूप से एक ऊंचे और अच्छे भविष्य की ओर जा रहा है। इस समय इंडिया के राइज़ का समय है। हम लोग यहीं होंगे, आप लोग यहीं होंगे। सब कुछ ऐसा ही रहा तो आज से 10 वर्ष बाद जब हम लोग दोबारा ज्ञान सभा को कर रहे होंगे और यही संवाद आपका हो रहा होगा तो आप लोग स्मरण दिलाएंगे कि आज से 10 वर्ष पहले आपने कहा था कि इंडिया के प्रगति के और इंडिया की उन्नति के दिन आ रहे हैं, और आपके देखते देखते आ गए। गुरुदेव वर्षों पहले लिख कर के गए, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कहता हूँ कि उनका लिखा हुआ एक भी शब्द आज तक गलत हुआ नहीं है, कल भी गलत होने वाला नहीं है। सौभाग्य धरती का बहुत निकट है और उसकी शुरुआत भारत की उन्नति के साथ ही होने वाली है। मेरा अगला सवाल है भैया कि क्या युवाओं को गवर्नेंस में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए? और इसी का ही दूसरा हिस्सा है कि क्या युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में आना चाहिए, और क्या कुछ किया जाना चाहिए कि जिससे उनकी जो ऊर्जा है उनको इन गतिविधियों में सुनियोजित किया जा सके? हिंदी में एक बड़ा प्यारा शब्द आता है दिशा धारा, कि धारा तो है पर धारा को दिशा देने की आवश्यकता होती है। युवा का अर्थ ही उमंग से, उत्साह से। यदि उस ऊर्जा को चैनलाइज कर दिया जाए, सही दिशा दे दी जाए, उसको सही डायरेक्शन में यदि लगा दिया जाए तो उस ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो क्रिएटिविटी में हो जाता है। सिर्फ हम लोग जिस जगह पर लैग कर रहे हैं वो ये है कि भगवान ने हमें ऊर्जा पर्याप्त दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा युवा राष्ट्र है। 29 वर्ष 29 ईयर्स यहाँ की एवरेज पॉपुलेशन है। एवरेज जो एज है पॉपुलेशन की वो है। आप बाकी के देशों में चले जाइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़्यादातर देशों के जो है लोग युवा गंवा दिए गए थे। तो बाकी के देशों की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ओल्ड एज के स्पेक्ट्रम की तरफ है। हम लोग अकेला देश है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो युवा है। और इतनी बड़ी जनशक्ति यदि देश को बनाने के लिए लगती है तो इससे बढ़कर के और इससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। प्रश्न उठता है कि यूथ को गवर्नेंस में आने की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल है। यदि यूथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? यदि इस देश को यूथ नेशन बिल्डिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहाँ पर देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, तो उसको बदलने की जिम्मेवारी भी हमारी है। हम ही लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, हम ही लोगों को अच्छा करने की आवश्यकता है, हम ही लोगों को अच्छा चिंतन दूसरों को देने की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि लोग आना क्यों नहीं चाहते? लोग आना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग ने दुर्भाग्यवश पॉलिटिक्स को ऐसा बना दिया है कि हमें लगता है कि साहब हम जो इससे हमारा सरोकार नहीं है, हमें इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे हेराक्लिटस की बात याद आती है। बड़े प्रसिद्ध फिलोसोफर हुए ग्रीस के, और उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स डज नॉट मीन पॉलिटिक्स डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू। हम राजनीति में न लें यदि इंटरेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति हमें इंटरेस्ट नहीं लेती। हमारी ज़िंदगी तो प्रभावित होती ही है। तो यदि वहाँ पर अच्छे लोग जाएंगे तो उनके अच्छे लोगों की वहाँ पहुँचने से समाज के बदलने की संभावना हो जाती है। गुरुदेव का एक उदाहरण मुझे याद आता है। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव युग परिवर्तन कैसे होएगा, बदलता नज़र नहीं आ रहा है। गुरुदेव बोले कि बेटा एक रात में हो सकता है यदि सिर्फ एक बात बदल जाए। बोले क्या? बोले देखो आज की समय की समस्या ये है कि जिनके पास अधिकार हैं उनके पास भावना नहीं है, और जिनके पास भावना है उनके पास अधिकार नहीं है। बोले यदि अधिकार वालों के पास भावना आ जाए या भावना वालों के पास अधिकार आ जाए तो देश को बदलते सेकंड लगेगा। बस आप ऐसे ही सोचो कि यदि सही भावना वाले लोग, ऐसे लोग जिनके अंदर अच्छा करने का भाव है, जिनके अंदर ये भाव है कि साहब हम देश को ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएं। 30 ऐसे लोग निकल कर के आ गए थे जिनको देश को आज़ाद कराने का प्रण था, निश्चय था, आगे आ गए, उन्हें देश को आज़ाद करा के दिखा दिया।
उनके अंदर संकल्प आ गया कि साहब हमको देश को आगे ले जाना है, और उन्होंने पूरे देश को बदल करके दिखा दिया, आज़ाद करा दिया। 30 लोग आगे आए थे, 30 उच्च कोटि की आत्माओं ने धरती में जन्म लिया था, और उनको देख करके एक से एक पढ़ करके पूरे भारत में स्वाधीनता संग्राम की लहर जो है उसने जन्म ले लिया। ऐसी है, भरोसा करो, इस देश के अंदर भी पवित्र आत्माएं जन्म ले चुकी हैं, और समय आने पर वो अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन भी करेंगी। जैसे ही वो आएंगी, उनके व्यक्तित्व को देखकर, प्रकाश को देखकर एकदम लोग उनके पीछे पीछे चलने लगेंगे। अच्छी उच्च कोटि की आत्माएं आ जाएं, अधिकार भी हो, भावना भी हो, मन में ये संकल्प भी हो कि देश को हमें ऊंचाई तक ले जाना है, फट खड़े हो जाएंगे, और उनको देख करके अनेकों के जीवन बदलते हुए नजर आएंगे। तो प्रश्न यदि ये है कि यूथ को पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में आने की आवश्यकता है कि नहीं, बिल्कुल है। आकर के उसको ईमानदार, निष्पक्ष और राष्ट्रनिष्ठ बनाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को आने की आवश्यकता है जो आएँ और अपने उदाहरण से दूसरों के जीवन को भी पवित्र करें। रघुकुल, जहाँ से रघुकुल निकल करके आया भगवान राम का, उसकी बड़ी प्यारी कहानी है। कौत्स एक कुमार थे, ऋषि कुमार थे, और रघु जो थे राजा थे, उनने यज्ञ किया, सब कुछ दान में दिया, और देने के बाद बाहर याचक की तरह से रहते थे कि अब इस राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया, मैं बाहर रहूँगा। उनसे मिलने के लिए कौत्स आए। क्यों? क्योंकि कौत्स ने गलती से गुरु दक्षिणा में ये कह दिया था अपने गुरु से कि मैं आपको 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं ला करके दूंगा। अब 1 अरब कहाँ से ला करके देंगे? तो उन्होंने कहा राजा से जाके मांगता हूँ। राजा के पास गए तो कहाँ है राजा, कहाँ है राजा? तो देखा कि राजा तो बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप ही राजा हैं? तो रघु बोले हाँ मैं ही राजा हूँ। तो बोले आप तो याचक की तरह से रह रहे हैं? बोले हाँ। बोले मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया था, पर मेरे को पता चला कि आपने तो सब कुछ दान में दे दिया है, तो मैं वापस लौट रहा हूँ। बोले क्या मांगने के लिए आए थे? बोले ये मांगने आया था कि 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं। रघु बोले कल आइए आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बोले आप तो याचक की तरह रह रहे हैं। बोले अरे मैंने धन दान में दिया है, शौर्य दान में नहीं दिया। धनुष उठाया उनने अपना और अपने महामंत्री को बुलाया। बोले कि आप कुबेर से जाकर के बोलो कि रघु आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, और यदि आप हमले से बचना चाहते हो तो 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं कल तक पहुंचा दो। तो कौत्स बोला अरे आप अकेले जाएंगे कुबेर से लड़ने के लिए? रघु बोले मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ कुबेर के लिए। बोले उसके पास तो करोड़ों की सेना है। बोले पर इधर तो रघु खड़ा है ना, बस। और देखिए आप रघु के वचनों में कितनी ताकत थी कि उससे अगले दिन की सुबह से पहले कुबेर ने 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं पहुंचा दी। ऐसे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, चरित्रवान, शिवाजी की तरह, छत्रसाल की तरह। छत्रसाल की कहानी आती है। छत्रसाल के पास एक महिला पहुंची, राजा थे, और उनसे बोली कि साहब आप मेरे मन में है, सीधे तो नहीं बोल सकती थी, दरबार लगा हुआ था। बोले मेरे मन में है कि आपकी तरह का पुत्र मेरा भी हो। ये तो नहीं बोली कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, बल्कि ऐसे बोली घुमा के कि मेरे मन में है कि आपकी तरह का पुत्र मेरा भी हो। तो वो हंसे छत्रसाल। छत्रसाल बोले कि यदि आप ये चाहती हैं कि मैं आपसे विवाह कर लूँ और पुत्र हो, तो बोले कि 50% गारंटी है कि मेरी तरह का है, 50% आपकी तरह का है। मेरे जीन भी जाएंगे, आपके भी जाएंगे। पर बोले यदि आप 100% चाहती हैं कि मेरी तरह का ही पुत्र हो, तो आप मुझे ही पुत्र मान लो। मैं अभी आपके पैर छूता हूँ और बात खत्म यहीं पर। अभी आपको आप छत्रसाल की तरह का पुत्र मिल जाएगा। ऐसे चरित्रवान, ऐसे धर्मनिष्ठ लोगों की आवश्यकता भारत की राजनीति को है। वो आएंगे तो देश का उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल आवश्यकता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि क्या भारत जगत गुरु बनने के रास्ते पे निकल पड़ा है? यदि हाँ, तो क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या वो मापदंड है जिससे कि ये कहा जा सके कि भारत के जगत गुरु बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है? बिल्कुल प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और जिस बात को महसूस करने की आवश्यकता है कि हम जगत गुरु मानते किस दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से माने, उस चिंतन की दृष्टि से माने जिसके ऊपर राज्य की नीतियां और राष्ट्र का विकास निर्धारित होता है, तो वो धारा तो भारत से ही बह सकती है और भारत से ही बहने वाली है। दुनिया के सारे पॉपुलर मॉडल्स को हम लोगों ने अपने सामने ध्वस्त होते देख लिया है। आप देखो तो पिछली सदी की शुरुआत में 3 तरह के मॉडल दुनिया के पास थे। एक मॉडल तो तानाशाही का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया और उसका एंड हुआ, हिटलर, मुसोलिनी और बाकी के सारे तानाशाह खत्म हुए, तो मॉडल चला गया। दुनिया 2 मॉडलों में बट गई, या तो कम्युनिस्ट रह गई या कैपिटलिस्ट रह गई। आधा विश्व जो है कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल को मानता था, आधा लिबरल और आधा कैपिटलिज्म को मानता था। जहाँ पे सोवियत संघ टूटा और बर्लिन की वॉल गिरी तो वो भी चली गई, सिर्फ एक ही मॉडल रह गया, कैपिटलिस्ट मार्केट रह गया।
कैपिटलिस्ट भी 9/11 जहाँ पे क्रैश हुआ और जहाँ पर लिबरल पॉलिसीज़ का एंड हुआ, 2008 का क्रैश आया, वो भी चला गया। पहली बार दुनिया में ऐसा समय है जब हम देशों को उनकी प्रीडोमिनेंट आइडियोलॉजी के नाम से नहीं जानते हैं। चाइना कहने को कम्युनिस्ट है, पर उससे ज़्यादा कैपिटलिस्ट जो है दूसरा देश नहीं है। इतनी ज़्यादा जो है पैसे के लिए पॉलिसीज़ और किसी देश में नहीं बनी जितनी चाइना में बनी है। तो अब देशों का जो निर्धारण है उनकी पॉलिसीज़ के कारण नहीं होता। और ऐसे समय में नॉलेज इज़ द इकोनॉमी। जिसके पास नॉलेज है, जिसने इंसान के चिंतन पर कब्जा कर लिया, जिसने इंसान की भावनाओं के ऊपर अधिकार जमा लिया, जिसने इंसान के व्यक्तित्व के ऊपर आधिपत्य कर लिया, वो जगत गुरु बनेगा। और उसकी संभावना भारत के अलावा और किसी के पास नहीं है। यदि आप कल्पना करके देखो कि ऐसे समय में और जगहों पे है क्या, आप हेनरी फोर्ड के जो पुत्र हैं वो यदि आपको भारत में मंदिरों में घंटियाँ बजाते हुए मिलते हैं, दुनिया के 5 या 6 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष यदि भगवान कृष्ण की परंपराओं को मानते हुए मिलते हैं, बहुत सारे लोग यदि भगवान राम के चिंतन को और भारत के चिंतन को अपनाते मिलते हैं, तो महसूस हो जाता है कि वो जो चिंतन था, वो जो सोच थी, वो अब धीरे धीरे अपनी आहटें दे रही है। गुरुदेव ने इस विषय में बहुत गंभीरता के साथ लिखा और ये लिखा कि याद करने की आवश्यकता है कि भारत का जो चिंतन है वही पूरे विश्व को सही दिशा दे सकता है। 3 पुस्तकें हैं जो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करती हुई लिखी गई। एक पुस्तक है महर्षि अरविंद की कि पश्चिम के खंडहरों से भारत का पुनर्जन्म। दूसरी पुस्तक है गुरुदेव की समस्त विश्व को भारत की अजस्र अनुदान। तीसरी पुस्तक है परम पूज्य गुरुदेव की परिवर्तन के महान क्षण। तीनों पुस्तकों को यदि एक सीक्वेंस में पढ़ें तो अपने आप महसूस हो जाता है कि किस तरह के विश्व का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये विश्व धीरे धीरे करके जा उधर ही रहा है। जैसे कोई बच्चा चलता है और धीरे धीरे चलना सीखता है, थोड़ा लड़खड़ाता है तो माँ बैठी होती है, हल्का सा थाप दे देती है ताकि सही दिशा में चला जाए, दीवार से नहीं लग जाए। ऐसे ही मानवता चल रही है, लड़खड़ाती चल रही है। जहाँ थोड़ा ज़्यादा लड़खड़ाती वहाँ पे प्रकृति हल्का सा इशारा कर देती है और सही दिशा में मानवता चलने लग जाती है। वैसे ही आज की तारीख में धीरे धीरे करके ये कारवां जो है पहुँचेगा वहीं जहाँ का पता गुरुदेव लिख करके गए। विवेकानंद जो है जब पहली बार अमेरिका गए तो लोगों ने कहा कि साहब बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं आप, भारत में जाके क्यों नहीं बता रहे? तो विवेकानंद बोले कि इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि भारत की समस्याएं अलग हैं, यहाँ की अलग है। बोले भारत में आदमी शाम की रोटी के लिए तड़प रहा है, बोले उसको अभी आप गंभीर अध्यात्म की बात नहीं बता सकते। बोले एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के पास पैसा आएगा और वो महसूस करेगा कि पैसे से मन की शांति नहीं मिलती। बोले उस दिन भारत इस अध्यात्म को स्वीकार कर पाने की स्थिति में होगा और वो दिन अब आज का दिन है। आदमी महसूस कर सकता है, जिनके पास पैसा है उनके पास भी शांति नहीं है और दूसरे के पास पैसा है उसके मन में भी शांति नहीं है, तो आदमी महसूस कर सकता है। हर व्यक्ति को जहर खाने की आवश्यकता नहीं होती है जानने के लिए कि जहर खाने से आदमी मर जाता है। दूसरा खा के मरता है तो भी आदमी समझ सकता है कि अरे खाने लायक चीज़ नहीं है। वैसे ही दूसरे के पास आई और मन की शांति नहीं आई तो आदमी संभल सकता है। ये समय ऐसा है जब आदमी संभल सकता है, जान सकता है कि जितना लौकिक विकास के लिए ज़रूरी है उतना हमारे पास है। अब अपनी ऊर्जा को आदमी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाने की आवश्यकता है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, समग्रता जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, उसका समय आ रहा है। और ऐसे समय में क्या चिंतन हम लोग लें जिसको हम लोग अपने साथ लेकर के जाएं, हमेशा याद रखें। तो मैं कहूँगा कि एक तो हमेशा याद रखें, अतीत के गौरव को याद रखें। आज जो भारत हम लोगों के हाथ में है उसको बनाने में न जाने कितने ऋषियों के संकल्प लगे हैं, उसको बनाने में सिखों के सारे गुरुओं का खून लगा है, उसको बनाने में जैनों के तीर्थंकरों का तप लगा है, उसको बनाने में न जाने कितने अवधूष आए, दरवेश आए, न जाने कितने यहाँ पर एक से एक बढ़कर के सूफी संत आए, उन सब का संकल्प लगा। राम, कृष्ण, कबीर, पातंजलि से लेकर बुद्ध, महावीर इसी धरती पर आए, गुरुदेव से लेकर विवेकानंद, उन सब का रक्त इसको बनाने में लगा। और फिर भारत को आज़ाद कराने में न जाने कैसे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का संकल्प लगा। आप सोचो, बिस्मिल को जब लेकर के जा रहे थे फांसी के लिए तो कविता क्या लिख रहे थे? वो कविता लिख रहे थे, जगदीश यह विनय है यह प्राण तन से निकले, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकले। बोले भारत का चित्रपट हो युग नेत्र के निकट हो। भारत का चित्रपट होना चाहिए, अभी पराधीन है, स्वाधीन होना चाहिए। भारत का चित्रपट हो युग नेत्र के निकट हो, माँ जाह्नवी का तट हो तब प्राण तन से निकले। ये लिख रहे थे वो उस समय में। उन लोगों का रक्त लगा, उन लोगों के बलिदान गए, उन लोगों का त्याग हुआ, तब जाकर के हम लोगों के हाथ में भारत आया
हर समय याद रखें कि उनका भारत है, और हर समय याद रखें कि छोड़ किन के लिए रहे हैं। जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं वो अगली जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं। अतीत का गौरव याद रहे, भविष्य का सौभाग्य याद रहे, और वर्तमान की जिम्मेवारियां याद रहें, तो आदमी जो है वो एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएगा। एक छोटी कहानी सुना करके अपनी बात को मैं अंत करता हूँ, क्योंकि बात लंबी चल गई है। और कहानी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कहानी एक बालक की है। 6 साल का लड़का था, अपनी बहन को लेके जा रहा था। 4 साल की बहन थी, उसको लेके जा रहा था। जाते जाते क्या हुआ, बहन एक दुकान के सामने रुक गई। तो अब उसको लगा कि थोड़ा भाई आगे चला गया था, लौट करके आया। दुकानदार बड़े ध्यान से देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, 6 साल का भाई है, 4 साल की बहन है। तो भाई ने अपनी बहन से पूछा कि क्या लेगी दुकान में से। तो हम दुकानदार को लगा ये क्या दिलाएगा। तो बहन ने इशारा किया गुड़िया चाहिए। तो उसने दुकानदार से कहा गुड़िया उतार के दे दे बेटा, भैया दे दीजिए गुड़िया उतार के। दे दी। तो दुकानदार ने पूछा कि देने के लिए कुछ है तुम्हारे पास। उसने कहा है ना, अभी आपको चुकाता हूँ। उसने 6 कंचे निकाले और दुकानदार को दे दिए, बोले कंचे ले लो। दुकानदार ठिठका, थोड़ा रुका। तो बच्चा बोला क्या कम पड़ेंगे। बोले नहीं बेटा ज़्यादा दे दिए। उसने 4 कंचे उठाए, 2 वापस लौटा दिए। तो दुकानदार का जो नौकर था उसने कहा कि साहब कंचों में आप गुड़िया दे रहे हो। बोले क्या कर रहे हो आप। तो बोला कि बहुत सही कर रहा हूँ बेटा। बोले देखा उस भाई के चेहरे के अंदर कितना गर्व था कि वो अपनी बहन के लिए कुछ दिलाना चाहता था। बोले कंचे देते समय में उसके हाथ ठिठके नहीं, चाहता तो ये लेकर के जा सकता था, पर उसने कहा कि मूल्य चुका करके जाऊंगा। जो उसकी समझ में कीमत लगी वो उसने दी। बोले मैंने इसलिए दी क्योंकि कल को ये बच्चा जब बड़ा होगा और उसको एक कहानी याद आएगी कि मैं 4 कंचों में गुड़िया खरीद के आया था, तो उसको लगेगा कि कहीं पर मानवता जिंदा थी। बोले मैंने उसके लिए नहीं दी, इस भारत के भविष्य के लिए दी। वैसे ही हमारे हिस्से में कुछ आए तो हमें अच्छा करना चाहिए, दूसरे के लिए अच्छा छोड़ जाएं। कम से कम वो आज याद नहीं रखेगा, जब बड़ा होएगा कम से कम वो किसी और को सुनाएगा तो याद रखेगा कि मानवता का मूल्य क्या होता है। इतना हम लोग करेंगे तो एक बड़ा गौरवशाली और प्यारा राष्ट्र आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे। अतीत का गौरव याद रहे, भविष्य का सौभाग्य याद रहे, वर्तमान की जिम्मेवारी याद रहे। ये आज की परिस्थिति की मांग है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र भैया, और जिस समग्रता की आपने बात की, उसी समग्रता के साथ विभिन्न पहलुओं को, डिफरेंट डायमेंशंस को आज आपने हमारे साथ डिस्कस किया। न सिर्फ प्रॉब्लम्स, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस विचारधारा को, किस चिंतन को हमें आगे लेकर के जाने की आवश्यकता है, वो आपने हमको बताया और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस 1 मिनट में सम अप कर दूंगा भैया, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अरे मैंने ही ले लिया आप लोगों का समय। नहीं बिल्कुल नहीं भैया, बहुत ही इनलाइटनिंग था हम सबके लिए। और मैं बस कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, जो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे लॉक्टोपस और नोटिस बार, रोटरी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, आरवन डिस्ट्रिक्ट 341, एडवोकेट बाला साहेब आपटे कॉलेज ऑफ लॉ, विद्यानिधि स्कूल जूनियर कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड जूनियर कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडीज, श्री सेंट शंकर महाराज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अमरावती, एनएसएस यूनिट ऑफ मणिबेन नानावटी विमेंस कॉलेज, एनएसएस यूनिट ऑफ आर्य पोदार कॉलेज, और निशा त्रिवेदी दीदी जिन्होंने डॉक्टर्स को इनवाइट करने में एक बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान सभा के माध्यम से हमारे साथ आ रहे हैं और उन्होंने एक तरीके से युवा शक्ति को हमसे जोड़ने की एक पहल की है। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीक जो ज्ञान सभा का अगला एडिशन होगा, उसमें हमारे साथ ये पद्म भूषण और पद्मश्री डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, जो पोखरण 1 और पोखरण टॉपिक पे वो बात करेंगे, वो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और आप सभी से मेरा ये भी निवेदन है कि हर रोज 6:30 से 6:30 श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने ग्लोबल चैंटिंग का एक अभियान छेड़ा है इस कोरोना काल में, जिसमें हम लोग 6:20 से 6:30 कहीं भी हों परम पूज्य गुरुदेव की आवाज के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। जहाँ कहीं भी हो, हम एक कलेक्टिवनेस में क्योंकि शक्ति होती है और कलेक्टिव प्रेयर्स के माध्यम से ही इस काल से जूझा जा सकता है, इससे उबर करके हम आ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका भैया। आप लोगों को बहुत सारा और धन्यवाद। मैं- बस आपके माध्यम से जिन सबका आपने नाम लिया उन सबको बहुत सारा धन्यवाद। और आप कहना भूल गए पर दिया बॉम्बे को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आप खुद ही दिया बॉम्बे ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितनों को भी आपने कहा उन सबको हृदय से बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। शांति पाठ साथ साथ कर लेते हैं। ओम द्यो शांतिरन्तरिक्षगुं शान्तेः पृथ्वेः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तेः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तेः सर्वगं शान्तेः शान्तिरेव शान्तेः सामा शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।